Hello everyone, this is part 4 of class 10th NCERT History Chapter 3, The Making of a Global World, Indentured Labor Migration from India। तो देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंडेंचर्ड लेबर होता क्या है। एक बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूर, बंधुआ लेबर जो होती है जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लाया जाता है एक एम्प्लॉयर के लिए काम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, ताकि वो जो नए कंट्री या नए घर में जा रहे हैं ना उसकी पैसेज को पे कर सके, उस सभी यात्रा के लिए पे कर सके। इस तरह से जो बॉन्डेड लेबर आते हैं उसको इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं। तो इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन का एग्जांपल ना इंडिया से भी अच्छी तरह से समझ आ जाता है। तो इससे ना 19th सेंचुरी वर्ल्ड का टू साइडेड नेचर समझ आ जाता है। ये 19th सेंचुरी का वर्ल्ड ना एक ऐसा वर्ल्ड था जिसमें फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ तो थी, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा दुख भी था। कुछ लोगों के लिए तो हायर इनकम्स थी, मतलब उनकी इनकम बढ़ती जा रही थी, लेकिन कईयों के लिए पॉवर्टी भी बढ़ती जा रही थी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कुछ एरियाज में हो रही थी, और तो कई लोगों के लिए अलग अलग तरह के दबाव आ रहे थे, अलग अलग तरह से लोग शोषित हो रहे थे। 19th सेंचुरी में ना हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स मतलब लाखों इंडियंस और चाइनीज लेबरर्स ना प्लांटेशंस में काम करने के लिए, माइंस में काम करने के लिए, रोड या रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम करने के लिए पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं गए थे। इंडिया में इंडेंचर्ड लेबर्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट्स पर हायर की जाती थी। तो इनको ना रिटर्न ट्रेवल प्रॉमिस किया जाता था कि जब काम हो जाएगा, जब वो 5 साल के लिए काम कर लेंगे ना एम्प्लॉयर की प्लांटेशंस पे, तो उसके बाद इंडिया वापस ट्रेवल कर सकेंगे। तो काफी जो इंडिया के इंडेंचर्ड लेबरर्स आते थे ना, इंडेंचर्ड वर्कर्स, वो प्रेजेंट डे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार या सेंट्रल इंडिया और तमिलनाडु के ड्राई डिस्ट्रिक्ट से आते थे। मिड 19th सेंचुरी में इन रीजन्स में ना काफी चेंजेस आए थे, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी, मतलब जो क्षेत्रीय इंडस्ट्रीज होती थी, छोटे छोटे घरों में लगा लेते थे ना, इस तरह की कॉटेज इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी, लैंड रेंट्स बढ़ रहे थे, और माइंस और प्लांटेशंस के लिए ना लैंड को क्लियर भी कर रहे थे। तो इसी के कारण जो पुअर था ना उसकी लाइफ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा था। वो रेंट नहीं पे कर पा रहे थे, काफी ज्यादा उनके ऊपर कर्जा हो गया था, और उनको माइग्रेट करना पड़ गया था वर्क की तलाश में, काम की खोज में उनको माइग्रेट करना पड़ गया था। तो इंडेंचर्ड इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स जो होते थे ना, इनकी मेन डेस्टिनेशंस कैरिबियन आइलैंड्स होती थी। तो इनमें मेनली ट्रिनिडेड, गुयाना और सूरीनाम जैसे देश आ जाते थे, मॉरिशस और फिजी भी आ जाता था। तो तमिल माइग्रेंट्स जो थे वो सीलोन और मलाया में चले गए थे। इंडेंचर्ड वर्कर्स जो है ना वो असम की टी प्लांटेशंस में भी रिक्रूट किए जाते थे, उनकी भर्ती यहाँ पे भी होती थी। रिक्रूटमेंट इनकी एजेंट्स के थ्रू होती थी, एजेंट्स करवाते थे, तो इनको ना एम्प्लॉयर ही एंगेज करता था और इनको थोड़ा सा कमीशन मिल जाता था। तो काफी जो माइग्रेंट्स होते थे ना ये इस तरह का काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि ये लोग गरीबी से बाहर आना चाहते थे, या फिर इनके जो होम विलेजेस होते हैं वहां पर किसी तरह से इनका शोषण होता था, ओप्रेशन, उससे बचने के लिए भी ये लोग बाहर काम करने के लिए चले जाते थे। एजेंट्स ना जो माइग्रेंट्स होते थे इनको फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी दे देते थे कई बार, कि उनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी वो ज्यादा अच्छी होने वाली है, इस तरह की होगी। तो इस तरह की फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल का क्या मोड रहने वाला है इसकी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देते थे, काम का क्या नेचर रहने वाला है, कैसा काम करना है उनको, लिविंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस कैसी होगी, सब झूठ भी बोल देते थे। तो माइग्रेंट्स ना कई बार तो क्या होता था, उनको ये भी नहीं बताया जाता था कि उनको लंबी समुद्री यात्रा करनी पड़ेगी। कभी कभी एजेंट्स फोर्सिबली, मतलब जबरदस्ती भी माइग्रेंट्स को ले जाते थे जिनका मन नहीं होता था काम करने का। तो 19th सेंचुरी में ना ये जो इस तरह का प्रोसेस चल रहा था इसको न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी भी कहा गया, स्लेवरी का नया तरीका। तो जब प्लांटेशंस पे जाते थे ना, लेबरर्स देखते थे कि उनकी कंडीशंस जैसी उन्होंने सोची थी ना वैसी नहीं है, वर्किंग कंडीशंस, लिविंग और वर्किंग कंडीशंस बेकार थी, और कुछ लीगल राइट्स भी उनको बहुत कम ही मिले हुए थे। लेकिन वर्कर्स ने ना फिर भी अब सरवाइव करने का अपना अपना तरीका ढूंढ लिया था। काफी तो देखो वाइल्ड्स में, मतलब जंगलों में एस्केप कर गए, लेकिन अगर वो पकड़े जाते थे तो उनको सीवियर पनिशमेंट मिलती थी। तो कईयों ने ना अलग अलग तरह के सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब खुद को दर्शाने के लिए ना अलग अलग तरह के तरीके बनाए थे। वो क्या करते थे, अलग अलग कल्चरल फॉर्म्स को एक तरह से मिक्स कर देते थे, तो पुरानी और नई मिक्स हो जाती थी। एग्जाम्पल देखो, जो ट्रिनिडेड में एनुअल मुहर्रम, मतलब मुहर्रम का जो जुलूस होता था ना, अब उसको एक कार्निवल में चेंज कर दिया गया है, राइटस कार्निवल, मतलब दंगे वाला कार्निवल, जिसको नाम दिया गया है हुसैन। तो इमाम हुसैन से ये नाम आया है। तो इसमें ना वर्कर्स जो सभी रेसिस और रिलीजन्स के थे वो ज्वाइन करते थे, तो इस तरह के अपने आप को एक्सप्रेस करने के तरीके बना लिए थे। इसी तरह से देखो, रस्ताफरियनिज्म ये एक प्रोटेस्ट रिलीजन है जिसको फेमस किया था जमाइकन रेगे स्टार बॉब मार्ले ने। तो इसको भी कहा जाता है कि ये ना सोशल और कल्चरल लिंक जो है ना वो इंडियन माइग्रेंट्स का और कैरिबियंस का दिखाता है। अब एक और एग्जांपल है चटनी म्यूजिक। चटनी म्यूजिक ना ट्रिनिडेड और गयाना में फेमस है। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है कि इंडेंचर के बाद का इनका क्या एक्सपीरियंस रहता था, इसके बाद का एक्सपीरियंस दिखाता है ये। तो इस तरह के कल्चरल फ्यूजन, मतलब जो कल्चर मिक्स हो जाती थी ना, तो ये भी एक ग्लोबल वर्ल्ड बनाने का पार्ट रहा है, जिसमें ना अलग अलग प्लेसेस की चीजें मिक्स हो जाती थी, अपनी ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक खो देती थी और बिल्कुल ही नई चीज ही बन जाती थी।
जैसे मुहर्रम का हुस्से बन गया, चटनी म्यूजिक, इस तरह की चीजें। और काफी जो इंडेंचर्ड वर्कर्स होते थे ना, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद भी ठहर जाते थे, और कुछ लोग थोड़ा सा इंडिया भी चले जाते थे, इंडिया की तरफ वापस भी चले जाते थे। तो देखो अब इसका रिजल्ट क्या है, हम देखते हैं कि इन कंट्रीज में ना काफी लार्ज कम्युनिटीज बनी हुई है उन लोगों की जिनका इंडियन डिसेंट है, मतलब इनके पूर्वज इंडियंस है। तो देखो वीएस नाइपोल, ये भी इंडियन डिसेंट के है। और कुछ एक्सप्लॉइट्स वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स की हुई हो तो आपने सुना हो, शिव नारायण चंद्रपोल और राम नरेश सरवन के बारे में। तो इनके नाम ना इंडियन से लगते हैं, तो इसका भी रीजन यही है कि ये भी जो इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेंट्स थे ना, इंडिया से गए थे, उन्हीं के डिसेंट है ये भी। तो 1900 से ही ना इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे ना, इन्होंने ये इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन का सिस्टम ना विरोध करना शुरू कर दिया था इसका, क्योंकि इन्हें अब्यूजिव और क्रूअल लगता था ये सिस्टम। तो इसको देखो 1921 में अबॉलिश कर दिया गया। लेकिन फिर भी उसके कुछ दशकों के बाद तक ना जो इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स के डिसेंट्स थे, उनके जो बच्चे थे, इनको अक्सर कूलीज कहा जाता था। तो ये ना एक तरह से कैरिबियन आइलैंड्स में एक माइनॉरिटी की तरह रही, जिनको काफी यातनाएं भी झेलनी पड़ी है। तो नाइपॉल की जो कुछ पहले की नॉवेल्स है ना, वीएस नाइपॉल जो अभी हम पढ़ के आए हैं, तो नाइपॉल की जो कुछ पहले की नॉवेल्स है ना, ये इसी चीज को दर्शाती है कि किस तरह से वो एक उनका क्या नुकसान हुआ है, वो कैसे एलिनेटेड फील कर रहे हैं कैरिबियन आइलैंड्स में। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रोड, तो देखो फूड को उगाना और दूसरी क्रॉप्स को उगाना ना, वर्ल्ड मार्केट में के लिए में अगर इन चीजों को उगाना है तो इसके लिए कैपिटल की भी जरूरत है। अगर लार्ज प्लांटेशन को उगाना हो तो वो तो इस कैपिटल को बैंक से या मार्केट से बोरो कर सकती है। लेकिन एक हम्बल पीजेंट क्या करेगा, मतलब गरीब किसान क्या करेगा। अब इंडियन बैंकर का केस देखो, अगर आपने शिकारीपुरी श्रॉफ्स के बारे में या फिर नट्टू कोट्टई चेटियर्स के बारे में सुना हो, तो मैं बताता हूँ आपको ये कौन है। ये है जो कुछ ग्रुप ऑफ बैंकर्स या ट्रेडर्स होते थे ना, जिन्होंने सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया के एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर को फाइनेंस किया है। उन्हीं में से कुछ लोग हैं ये शिकारीपुरी श्रॉफ्स और नट्टू कोट्टई चेटियर्स। तो ये लोग अपने फंड्स को या फिर यूरोपियन बैंक से बोरो किए हुए फंड्स को यूज करते थे। और एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था जिससे ना ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पर अपना पैसा ट्रांसफर कर देते थे। और कुछ इन्होंने ना इंडिजीनियस फॉर्म कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की भी बना ली थी, मतलब कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक फॉर्म भी बना ली थी। इंडियन ट्रेडर्स या मनी लेंडर्स जो होते थे ना, वो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को फॉलो करते करते अफ्रीका चले गए थे। तो लेकिन देखो, अफ्रीका तो चले गए थे, लेकिन हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स जो थे ना, वो इनसे भी आगे चले गए, यूरोपियन कॉलोनीज के भी आगे चले गए थे। 1860 से ना इन्होंने अपना एक अच्छा सा एम्पोरियम, बिजी पोर्ट्स जो होते थे ना, जो मतलब जो पोर्ट्स आपको पता ही है जहाँ शिप्स होती है, उधर अपना अच्छा सा एम्पोरियम वहाँ पे सेट कर दिया था। तो वहाँ पर ना लोकल या फिर इम्पोर्टेड कलाकृति टूरिस्ट लोगों को देते थे। तो ये टूरिस्ट लोगों का नंबर उस टाइम पर बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि उस टाइम पर सेफ और कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स की डेवलपमेंट हो गई थी, मतलब अच्छे शिप्स वगैरह होने लग गए थे, तो टूरिस्ट का भी नंबर बढ़ने लग गया था। तो इनका भी व्यापार बढ़ रहा था, हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स का। इंडियन ट्रेड कोलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम, तो देखो फाइन कॉटन जो है ना, जिसको इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है, ये इसको यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई हुई, तो ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर जो है वो बढ़ने लगा। और इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते थे ना, इन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशर में डाला कि कॉटन इंपोर्ट्स जो हो रहे हैं ना, उसको रेस्ट्रिक्ट करे और लोकल इंडस्ट्रीज, मतलब जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज है, उनको प्रोटेक्ट करे। तो टैरिफ जो है, वो जो क्लॉथ इंपोर्ट्स होते थे ना ब्रिटेन के अंदर, उन पर टैरिफ लगा दिए गए। तो इसके कारण जो फाइन इंडियन कॉटन, मतलब अच्छी क्वालिटी का इंडिया का कॉटन जो था ना, इसका इनफ्लो ब्रिटेन में कम हो गया था। तो अर्ली 19 सेंचुरी से ही ना ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो है, ये लोग ओवरसीज मार्केट को देखने लग गए थे अपने क्लॉथ के लिए। तो ब्रिटिश मार्केट में टैरिफ बैरियर्स के कारण इंडियन टेक्सटाइल अब उधर जा नहीं रहा था, तो काफी स्टिफ कंपटीशन भी इनको इंटरनेशनल मार्केट्स में झेलना पड़ा था। तो एक्सपोर्ट्स ना जो इंडिया से हो रहा था, तो इसमें काफी डिक्लाइन आया कॉटन टेक्सटाइल के केस में। तो देखो लगभग 30% का 1800 के करीब आए शेयर में डिक्लाइन। और 1815 तक 15% हो गया, इतना ज्यादा मतलब बढ़ता जा रहा था। और 1870s तक तो 3% तक शेयर ड्रॉप हो गया था। तो काफी डिक्लाइन आया है। तो देखो इसका इंडिया के एक्सपोर्ट पे क्या मतलब पड़ता है। तो ये जो फिगर है ना, अपने को एक ड्रामेटिक स्टोरी से बताता है। देखो एक्सपोर्ट्स जो है मैन्युफैक्चरर्स का एक्सपोर्ट हो रहा है ना, वो तो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो बढ़ा भी है। इस तरह से बने बनाए कपड़े का तो एक्सपोर्ट घटा है, लेकिन रॉ मटेरियल्स का बढ़ा है। तो 1812 से 1871 तक जो रॉ कॉटन एक्सपोर्ट का शेयर था ना, वो 5% से 35% बढ़ा है, मतलब इसमें अच्छी ग्रोथ आई है। इंडिगो मतलब नील, जो कि कपड़े को डाई करने के लिए यूज किया जाता है, वो एक काफी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट था।
कई दशकों के लिए। और जो ओपियम शिपमेंट चाइना की तरफ जाता था ना 1820s के टाइम में, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। इतना बढ़ा है कि एक टाइम पर तो ये इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट बन गया था। तो ब्रिटेन जो है ना वो क्या करता था, वो इंडिया में ओपियम उगाता था और फिर उसको चाइना में एक्सपोर्ट कर देता था। तो जो इसको मनी मिलती थी ना इस सेल से, तो वो टी और जो दूसरे इंपोर्ट्स चाइना में करता है उसको ही फाइनेंस कर देता था। तो 19 सेंचुरी में ना ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो है ये इंडियन मार्केट में भर गए थे। तो फूड ग्रेन और रॉ मटेरियल जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है ना ब्रिटेन की तरफ, और जो पूरे वर्ल्ड की तरफ एक्सपोर्ट हो रहा है वो बड़ा है। लेकिन जो वैल्यू थी ना ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स की इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया में इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का, तो वो ब्रिटिश इंपोर्ट से हायर थी। मतलब ब्रिटिश लोग जितना अपने से ले रहे थे ना वो कम था, लेकिन ब्रिटिश लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे अपने को। तो इसीलिए ना ब्रिटेन के पास एक ट्रेड सरप्लस था इंडिया के साथ। मतलब हाँ, ब्रिटेन के पास इस ट्रेड में ब्रिटेन को ज्यादा प्रॉफिट होता था। तो ब्रिटेन ने इस सरप्लस का यूज ना अपने जो दूसरे कंट्रीज के साथ जो उनका ट्रेड डेफिसिट था उसको बैलेंस करने के लिए किया गया है। तो किन के साथ होएगा ट्रेड डेफिसिट? उनके साथ ही होएगा जिसमें जिनके जिनको ब्रिटेन कम एक्सपोर्ट करता है और उनसे इंपोर्ट ज्यादा करता है ब्रिटेन। तो इसी तरह से ना ये मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम काम करता है। इसमें एक कंट्री का एक जो डेफिसिट है ना वो उस कंट्री के साथ वो बैलेंस इस तरह से हो जाता है कि किसी एक कंट्री से वो सरप्लस बना लेता है अपना। तो इस तरह से बैलेंस चलता रहता है। तो इस तरह से ना इंडिया ने क्रूशियल रोल निभाया लेट 19 सेंचुरी में ब्रिटेन के डेफिसिट बैलेंस करके। तो जो ब्रिटेन का ट्रेड सरप्लस होता था ना इंडिया से, तो वो उससे होम चार्जेस जो होते थे ना, सो कॉल्ड होम चार्जेस, उसको पे करते थे। तो इसमें क्या हो जाता था, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स या ट्रेडर्स अपने घरों पे पैसे भेजेंगे, निजी धन जो भेजेंगे, प्राइवेट रेमिटेंसेस, वो इसी पैसे से भेज देते थे। जो इंडिया के एक्सटर्नल डेट पे इंटरेस्ट पे करना था वो इसी पैसे से कर देते थे। और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंडिया में थे उनकी पेंशन इस पैसे से दे देते थे। तो इसी के साथ हम चैप्टर का ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। थैंक यू।